हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, और ग्राफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इक्वेशंस हैं उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है, किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, और ग्राफ हमें क्या मिलता है, और कौन से क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस में रखा जाता है और कौन से क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस में रखा जाता है, और उनके बीच जो ग्राफ मिलता है वो लाइन होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है कि कर्व्ड होता है कि हाइपरबोला होता है या सर्कल होता है, क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यदि आपको कोई पूछ देंगे या एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ग्राफ क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है अ ग्राफ इज़ अ लाइन। ग्राफ क्या होता है? एक लाइन होता है, एक रेखा होती है। और ये लाइन कैसे हो सकता है? स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व्ड लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हो सकता है या कुछ ऐसे हो सकता है या फिर कुछ ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। कर्व्ड लाइन बोलने का मतलब है कि ये जो है ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे या फिर ऐसे, मतलब हाइपरबोला हो सकता है या पैराबोला हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है ग्राफ जो है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्राफ होता है एक लाइन होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। और ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? ये वेरिएशंस को शो करता है। वेरिएशंस मतलब परिवर्तन या चेंजेस को शो करता है। किसके वेरिएशंस को शो करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस है उसको शो करता है। कौन? ग्राफ। और ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो इंटर रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। चूंकि ग्राफ जो है टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच ड्रॉ किया जाता है और वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसे रहते हैं? इंटर रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, मतलब वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो उसी को कहा जाता है ग्राफ। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ ग्राफ इज अ ड्रॉ ऑलवेज बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू फिजिकल क्वांटिटीज विच वन डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ग्राफ होता है इसको हमेशा, जो ग्राफ होता है इसको हमेशा टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच ड्रॉ किया जाता है या टू वेरिएबल के बीच ड्रॉ किया जाता है। और उन टू वेरिएबल्स में से जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है और सेकेंड जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि ग्राफ हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ही ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कन्वेंशनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है, चूंकि हम लोग को पता है ग्राफ को टू फिजिकल क्वांटिटीज के बीच ड्रॉ किया जाता है, जिसमें से एक को रखा जाता है एक्स एक्सिस में, एक को रखा जाता है वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है? तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और वाई एक्सिस में किसको रखा जाता है? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। तो यही चीज़ इस लाइन में लिखा हुआ है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में एक ग्राफ पढ़े होंगे आप लोग जिसको हम लोग वीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या ग्राफ बोलते हैं? वीटी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में रखा जाता था और वेलोसिटी को हमेशा वाई एक्सिस में रखा जाता था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेलोसिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमको कैसे पता कि टाइम इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है? क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी का डेफिनेशंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हर एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट मिलता है वही जो है वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
लेकिन टाइम तो अपने हिसाब से चलता है ना, टाइम किसी वेलोसिटी के लिए थोड़ी रुक जाएगा या स्लो थोड़ी चलने लगेगा, टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम हमेशा आगे बढ़ते रहता है अपने हिसाब से, टाइम जो है अपने हिसाब से चलता है। तो इसलिए टाइम को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ये ग्राफ पढ़े हैं आप लोग 9th क्लास में। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे वी आई ग्राफ, जहाँ पर वी को बोला जाता है वोल्टेज और आई को बोला जाता है करंट, जहाँ पर वी को बोला जाता है वोल्टेज और आई को बोला जाता है करंट। तो यहाँ पर याद करिए आप लोग, एक्स एक्सिस में हमेशा वोल्टेज को रखते थे और वाई एक्सिस में हमेशा करंट को रखते थे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्टेज जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और जबकि करंट जो है डिपेंडेंट होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल, ये जो वोल्टेज है इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज के हिसाब से करंट चलता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे किसी डिवाइस को तो उतना ही करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें करंट जो है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है उसमें कि करंट के हिसाब से वोल्टेज प्रोड्यूस हो। जब वोल्टेज होता है तभी करंट होता है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि वोल्टेज जो है इंडिपेंडेंट है और करंट जो है डिपेंडेंट है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये रहा ग्राफ क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ के टाइप्स को। लेकिन ग्राफ के टाइप्स को समझने से पहले आप लोग को स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ के टाइप्स को देखने से पहले स्लोप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्लोप का डेफिनेशन ही देख लेते हैं। स्लोप का डेफिनेशन ये कहता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो जो हमको लाइन मिलता है उस लाइन में वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है और जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, तो दोनों का रेशियो जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। और यहाँ पर डेल वाई का मतलब है y2 माइनस y1 और डेल एक्स का मतलब है x2 माइनस x1, और इसी को टेन थीटा के इक्वल लिखा जाता है। अब ये कहाँ से आ गया? तो इसको टेन थीटा के इक्वल क्यों लिखा जाता है, तो इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर एक ग्राफ मिला है और ये ग्राफ हमको कैसे मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला है। तो इस स्ट्रेट लाइन में या इसी को स्लोप कहा जाता है एक्चुअल में। अब ये स्लोप क्यों कहा जाता है, ये डेफिनेशन आपको यहाँ से निकल के मिल जाएगा, देखना। तो ये एक लाइन है, इस लाइन में दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए ए और बी। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट ए पर मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ किया और पॉइंट बी पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पर एक एंगल मिला थीटा और यहाँ पर एक पॉइंट मिला है जिसको मैं सी नाम दे दिया हूँ। तो ए सी, ए से लेकर सी तक जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है जी, एक्स का। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब है एक्स के वैल्यू में चेंज। इसी प्रकार अगर मैं बी से सी तक की बात करूँ, बी से सी तक की बात करूं तो इसमें y के वैल्यू में चेंज होता है। इसमें किसके वैल्यू में चेंज होता है, y के वैल्यू में। इसलिए यहाँ पर जो चेंजेस होगी उसको मैं डेल y से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो डेल y का मतलब क्या है, y एक्सिस में चेंज। तो यहाँ पर थीटा है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो BC देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और जो AC देख पा रहे हैं AC, इसको बोला जाता है बेस। और यहाँ पर AB जो लाइन देख रहे हैं AB, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। तो यदि इस ट्रायंगल में, यदि इस ट्रायंगल ABC में अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यही चीज़ हमको किस में मिलता है, स्लोप के डेफिनेशन में भी मिलता है। स्लोप का डेफिनेशन क्या बोलता है, y के वैल्यू में चेंज और x के वैल्यू में चेंज का रेशियो। और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू भी हमको क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, डेल वाई है, और बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल एक्स है। तो यही मिला कि नहीं जी, सेम टू सेम मिला ही कि नहीं। इसलिए स्लोप को क्या कहा जाता है, टेन थीटा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, किसी किसी बुक में स्लोप का डेफिनेशन ऐसे भी लिखा रहता है, एम इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एम का मतलब ही है टेन थीटा, और यहाँ पर वाई तो वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी x जो है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं उल्टा बोल डाला था।
अब ये कैसे आया इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है, तो ये स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब क्या है, y का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे x का भी वैल्यू बढ़ता है, और जैसे जैसे y का वैल्यू घटता है वैसे वैसे x का भी वैल्यू घटता है। ये रिलेशन देता है कौन, ये वाला जो लाइन है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको m कहा जाता है, जिसको m कहा जाता है। तो यहाँ पर x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा, m इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो इस प्रकार से हमको m मिल जाता है। अब इसको भी स्लोप का डेफिनेशन क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस में जो चेंजेस होता है यदि ये ना के बराबर हो तो इसको y के कंसिडर किया जाता है इक्वल में, और जो x एक्सिस में जो चेंज हो रहा है इसको x के इक्वल कंसिडर किया जाता है। तो यदि इस सिचुएशंस में टेन थीटा का डेफिनेशन हम लोग लगाए यहाँ पर, टेन थीटा का डेफिनेशन अगर हम लोग लगाए यहाँ पर, टेन थीटा का डेफिनेशन लगाए तो y अपॉन एक्स मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप या स्लोप का कॉन्सेप्ट। और यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, एंगल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्लोप का भी वैल्यू बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर थीटा और स्लोप के बीच रिलेशन ऐसा होता है, थीटा का वैल्यू बढ़ने पर स्लोप बढ़ता है और थीटा का वैल्यू घटने पर स्लोप घटता है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर एंगल थीटा 1 है, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की हूँ दूसरा लाइन जिसका एंगल थीटा 2 है, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ किया हूँ थीटा 3। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, थीटा 3 का वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद थीटा 2 का, उसके बाद थीटा 1 का। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशन बताया कि थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। यदि यहाँ पर स्लोप की बात करें तो किस वाले लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, तीसरे वाले लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 वाले का, उसके बाद 1 का स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा। और आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। मतलब कोई लाइन जो है जितना ज़्यादा झुके रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप होगा। जैसे ये लाइन ज़्यादा झुका है कि ये लाइन ज़्यादा झुका है, तो ये वाला लाइन ज़्यादा झुका है। तो इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग थीटा से मेज़र करते हैं। तो थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा झुका रहेगा, या उतना ही ज़्यादा उसमें क्या रहेगा, ढलान रहेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को तनिक भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ स्लोप। क्या है, टाइप ऑफ स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है पॉजिटिव स्लोप। अब ये पॉजिटिव स्लोप कब मिलता है हमको, तो ये तब मिलता है जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 से छोटा हो। पॉजिटिव स्लोप हमको कब मिलता है, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इस डेफिनेशन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चूँकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख चुके हैं स्टैंडर्ड एंगल के लिए, तो हम लोगों ने उस टेबल में देखा था। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर जैसे थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो, 90 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या फिर 60 डिग्री हो सकता है। तो इन सभी एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1030 के लिए पॉजिटिव होता है, 45 के लिए पॉजिटिव होता है, और 1060 का वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से थीटा का वैल्यू जब 90 से छोटा हो तो 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब 10 थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं हमको फर्स्ट टाइप जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। ओके, और अगर आप लोग इस स्लोप का शकल सूरत देखना चाहते हैं तो इसका जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमको यहाँ पर फर्स्ट स्लोप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सेकंड स्लोप हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और थर्ड वाला स्लोप जो है हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आई होप ये फर्स्ट टाइप जो है स्लोप का ये समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्लोप की। तो सेकेंड होता है निगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप हमको कब मिलता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो किससे, 90 से।
तो इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर फिर चेक कर सकते हैं, फिर जाकर चेक कर सकते हैं कि 90 से बड़ा वैल्यू कौन कौन होता है जी। 90 से बड़ा वैल्यू होगा यहाँ पर 120 हो सकता है, 135 हो सकता है, 145 हो सकता है, 160 हो सकता है, या फिर 180 हो सकता है, 270 या 360। तो इन सभी के लिए जो टेन थीटा का वैल्यू हमेशा निगेटिव मिलता है। 90 से बड़ा जितना भी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो टेन थीटा का वैल्यू है पूरा निगेटिव मिलता है। और जब टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव मिलेगा तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा, स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके। और अगर इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो रेड कलर का लाइन देख रहे हैं इसी को कहा जाता है स्लोप। और यहाँ पर एंगल का वैल्यू 90 से ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव स्लोप। थर्ड बात करते हैं ज़ीरो स्लोप की। थर्ड बात करते हैं ज़ीरो स्लोप की। तो ये कब हम मिलता है हमको, जब थीटा का वैल्यू ज़ीरो हो। जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ज़ीरो रख दें तो टेन ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है जी, ज़ीरो होता है। टेन ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब टेन थीटा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो स्लोप का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसलिए थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो स्लोप मिलता है उसको क्या कहा जाता है, ज़ीरो स्लोप। और अगर इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये डायग्राम आप लोग को कुछ इस प्रकार दिखेगा। कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये है स्लोप। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस और ये जो लाइन ड्रॉ की है इन दोनों के बीच का एंगल क्या मिल रहा है हमको, ज़ीरो मिल रहा है। फोर्थ बात करते हैं इनफाइनाइट स्लोप की। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, या डिफाइनाइट बोल देते हैं इसे। वो इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। तो ये हमको कब मिलता है, तो ये हमको तब मिलता है जब थीटा का वैल्यू क्या हो जी, 90 के इक्वल हो। तो स्लोप का वैल्यू हमको इनफाइनाइट कब मिलता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री बोलने का मतलब, चूंकि हम लोग टेबल के ट्रिग्नोमेट्री टेबल के माध्यम से देख चुके हैं, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, इनफाइनाइट होता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन 90 का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट होता है। और जब टेन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो स्लोप का भी वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। और इसका डायग्राम देखना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। मतलब ये वाला जो लाइन है हमको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो स्लोप है इसके बीच का एंगल एक्स एक्सिस से कितना है, 90 डिग्री है। तो आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग ग्राफ के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं मैं यहीं पर बता देता हूँ। ग्राफ कौन कौन से पॉसिबल होते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो ग्राफ का जो अगर टाइप की बात करें, ग्राफ का अगर टाइप्स की बात करें तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर कर्व्ड लाइन हो सकता है। वो कर्व्ड लाइन क्या क्या हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है। हाइपरबोला हो सकता है। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो ये हो सकता है आपका सर्कल। फिफ्थ बात करें तो इलिप्स हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी ग्राफ के बारे में हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे आगे। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ एंड देयर इक्वेशन। अब आगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के बाद हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ एंड देयर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ देखेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन जो है कितने प्रकार से पॉसिबल हो सकते हैं उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन कितने टाइप से पॉसिबल हैं, और स्ट्रेट लाइन का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, और उसके लिए इक्वेशंस क्या होंगे। तो स्ट्रेट लाइन सबसे फर्स्ट यहाँ पर है। स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस हो सकता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। और x का वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कहा जाता है एक स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
या एक्स एक्सिस ही बोला जाता है और ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं y एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये निगेटिव y का वैल्यू हो जाएगा, ये पॉजिटिव y का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा लेकिन y का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 टाइप का स्ट्रेट लाइन हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन हमको क्या क्या मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन हमको मिल सकता है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ये है, कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस b कंसिडर किया और इसको -b कंसिडर किए हैं, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर इस वाले फिगर के लिए हम लोग को इक्वेशंस क्या मिल जाएगा, इस वाले b के लिए y का वैल्यू हो जाएगा +b और इस वाले b के लिए y का वैल्यू हो जाएगा -b। तो इन्हीं दोनों को एक साथ लिखेंगे, हम लोग को मिल जाएगा y = +-b। तो इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग दी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, या इसी को बोल सकते हैं अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। और अगर इसके इक्वेशंस की बात करें तो इसका इक्वेशन आएगा y = +-b। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, या फोर्थ नंबर का, a b c 3 देख चुके हैं, ये फोर्थ नंबर का स्ट्रेट लाइन होगा। अब पैरेलल टू दी वाई एक्सिस कैसे दिखेगा, ग्राफ इसको भी देख लेते हैं। पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, तो इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का तरीका कितना हो सकता है, वे ऑफ ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग देख रहे हैं और उसके लिए इक्वेशंस देख रहे हैं। तो आप लोग घबराइएगा मन, 1 बाय 1 अच्छे से ध्यान से देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन और क्या पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो इस वाले लाइन के लिए जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, +a, और इस वाले लाइन के लिए जो x का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, -a। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके लिए इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x =+-a हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-a हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन क्या है, पॉसिबल है। तो कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ओरिजिन है और ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा है। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर y का वैल्यू जितना बढ़ रहा है उतना ही वैल्यू x का भी बढ़ रहा है, और जितना वैल्यू y का कम हो रहा है उतना ही कम x का भी वैल्यू हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं y प्रोपोर्शनल होता है x के। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, y = mx। तो यहाँ पर m को ही बोला जाता है स्लोप, m को ही बोला जाता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ऐसा भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। चलिए आगे और देखते हैं और कैसा कैसा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है अगर हम लोग 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कटिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है कि जो लाइन जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे और नेगेटिव एक्स एक्सिस को। जैसे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए जो y का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। मतलब ये भी हमको क्या बताता है, y का वैल्यू बढ़ता है तो x का वैल्यू बढ़ता है, और ये घटता है तो ये घटता है, ये बताता है। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस में इसका कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट B कंसिडर कर लेते हैं, इसको पॉइंट A कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या किससे डिनोट कर देते हैं, C से डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से डिफाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर स्ट्रेट लाइन आप लोग को देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा उसका इक्वेशंस क्या होगा, y = mx + c होगा।
ओके। और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा का वैल्यू क्या है जी, 90 से छोटा है, इसलिए स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। लेकिन ये पॉइंट हमको कहाँ पर मिला है, y एक्सिस पर मिला है। मतलब जब x का वैल्यू 0 हो तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो वो वैल्यू कितना है वो हमको नहीं पता, इसलिए उसको क्या कंसिडर किए, c कंसिडर किए। स्लोप तो है यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जब x का वैल्यू 0 हो, वो कितना है, c। इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस केस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यही स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखे तब, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करे और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करे, मतलब इस प्रकार का कुछ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, तब इसके लिए इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमको एम एक्स मिल रहा है वाई का वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है बी और ये जो पॉइंट है ए, तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है, तो x का वैल्यू जब 0 हो तब y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू कितना मिल रहा है, c मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहे हैं, निगेटिव y एक्सिस में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस c। यहाँ पर स्लोप तो मिल रहा है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है हमको, वो क्या है, c। तो और इस एक्स्ट्रा वैल्यू का वैल्यू किधर है, निगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यही स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा भी पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करे और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करे और पॉजिटिव वाई एक्सिस को, दैट मीन्स ऐसा दिखे। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट बी। तो यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस से जो लाइन का जो एंगल है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है बड़ा है 90 से। तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, स्लोप का वैल्यू हम लोग को मिलेगा निगेटिव, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव, y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या था, 90 से छोटा है, यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू क्या था, 90 से छोटा था, और यहाँ पर 90 से बड़ा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और यदि हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर y के वैल्यू की बात करें तो कुछ ना कुछ है, यहाँ पर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो वो कितना वैल्यू है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लिए कांस्टेंट c। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस में है, इसलिए हम लोग प्लस c लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव कब होता है उसको लिख दिया है। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर जितने तरह के स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थे, सारा स्ट्रेट लाइन और उसका जो इक्वेशंस कैसे बनेगा, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल तो आप सभी को पता होगा, जिसको वृत्त कहा जाता है। ओके, तो हम लोग कंसिडर कर देते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर एक सर्कल है जिसका ओरिजिन पॉइंट O है। तो यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिए A, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिए A डैश, यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किए B, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किए B डैश। अगर पॉइंट A पर कोऑर्डिनेट को देखें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग A कंसिडर कर लेते हैं, तो ये A, और यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू की बात करें तो a है, और अगर y के वैल्यू की बात करें तो ये 0 है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a 0। ये सब मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं, है ना। अगर पॉइंट b पर कोऑर्डिनेट की, अच्छा इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर जितना लिखा हूँ मैं, a0 लिखा हूँ, 0b लिखा हूँ, या -a0 लिखा हूँ, या फिर 0 - b लिखा हूँ, इन सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी पार्टिकल्स की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स की। जैसे कि मैं किसी इंसान को यहाँ पर खड़ा कर दूँ, किसी इंसान को यहाँ पर खड़ा कर दूँ, तो इसका पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे जी, हम लोग सीधा क्या करेंगे, स्केल पकड़ेंगे और ओरिजिन पॉइंट से सीधा एक्स एक्सिस में इसको मेज़र करेंगे। तो एक्स एक्सिस में मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू को यहाँ ए से डिनोट किए हैं। हो सकता है ये आदमी यहाँ पर आ जाए, हो सकता है ये आदमी यहाँ पर आ जाए,
तब इसका पोजीशंस कैसे बताएंगे? तो इसका पोजीशन हम लोग बताएंगे वाई एक्सिस पर एक स्केल रखेंगे और एक्स एक्सिस पर एक स्केल रखेंगे और वाई एक्सिस पर एक स्केल रखेंगे। फिर हम लोग इसका पोजीशन बता देंगे कि एक्स एक्सिस से ये इतने डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से ये इतने डिस्टेंस पर है। तो इतने डिस्टेंस पर बोल रहा हूँ, वो डिस्टेंस क्या है? ए और बी। तो इसी ए और बी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जिसको हिंदी में निर्देशांक कहा जाता है। तो आई होप कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक सर्कल के बारे में। सर्कल के लिए इक्वेशन निकालने वाले थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिस पर हम लोग कोऑर्डिनेट देखे थे A0। इसी प्रकार पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0B। और इसी प्रकार एक और पॉइंट है A' जिस पर कोऑर्डिनेट है -A0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? B कंसिडर कर लें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस -A कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? -B कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट A' पर हम लोग को मिल जाता है -A0 कोऑर्डिनेट, और B' पॉइंट पर हम लोग को जो कोऑर्डिनेट मिलता है वो है 0 - B। तो इस प्रकार इस सर्कल के लिए इक्वेशंस लिखा जाता है x² + y² = a²। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जितने भी ग्राफ देख रहे हैं हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ग्राफ देख रहे हैं और ग्राफ का इक्वेशंस देख रहे हैं। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे या मैथमेटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर सर्कल का इक्वेशंस क्या होता है? तो सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = a²। इसी प्रकार बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। तो सेम टू सेम दीर्घवृत्ताकार बोलने का मतलब है अंडाकार। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए, यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिए A', यहाँ पर एक पॉइंट B कंसिडर कर लें, यहाँ पर एक पॉइंट B' कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A कंसिडर किए हैं। और यहाँ पर A को ही बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ पर ये जो B है इसको बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोला जाता है? सेमी माइनर एक्सिस। तो पॉइंट B पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0B। और पॉइंट A' पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसको बोला जाता है -A0। और पॉइंट B' पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसको बोला जाता है 0 - B। तो इस प्रकार ये इलिप्स का डिटेल है। और यदि इसके इक्वेशंस की बात करें तो इसका इक्वेशंस होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो ये इक्वेशंस बस याद रखिएगा, और ये शेप याद रखिएगा। ये सर्कल है और ये इलिप्स है, दोनों को सेम मतलब समझ लेना है ना। ये सब मैथमेटिक्स में आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ चुके हो। आगे बात करते हैं पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है? तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमको एक कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है, और इसी कर्व्ड लाइन को बोला जाता है सिमेट्रिकल पैराबोला। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना चेंज पॉजिटिव एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है, पॉजिटिव वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उतना ही चेंज पॉजिटिव माइनस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। और ये जो कर्व्ड लाइन है इसको बोला जाता है पैराबोला। और अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब पॉजिटिव दोनों ही साइड से ये पॉजिटिव एक्स के कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस टाइप के जो कर्व्ड लाइन होता है या पैराबोला होता है उसके लिए इक्वेशंस लिखा जाता है y² = 4ax। और अगर यही लाइन जो है इधर होता, निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होता, दैट मीन्स इस टाइप का होता, तो इसी इक्वेशंस में हम लोग निगेटिव लगा देते क्योंकि ये निगेटिव एक्स के अलॉन्ग हो जाता, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता। तो यही इक्वेशंस क्या हो जाता? y² = -4ax हो जाता। तो याद रखिएगा, ये दोनों को याद रखिएगा, है ना। इसके लिए इक्वेशन हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, और इसी को उल्टा कर देंगे तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y² = -4ax। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कंसिडर कर देते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस प्रकार का जो कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है इसको भी पैराबोला बोला जाता है, लेकिन किसके अबाउट वाई एक्सिस के। और इसको भी सिमेट्रिकल पैराबोला बोला जाता है, क्योंकि जितना चेंजेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो रहा है उतना ही चेंजेस पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। और इसके लिए जो इक्वेशंस होता है वो होता है इसका अपोजिट, मतलब x की जगह हम लोग y रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b/y। ठीक, और इसी को अगर मैं ऐसे बना देता तो मतलब इस प्रकार का कर्व्ड लाइन मिलता तो इसको भी पैराबोला बोलते हैं, लेकिन इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गया है, तो इसलिए इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशन सेम रहेगा, फ़र्क इतना यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4b/y। तो इस प्रकार से हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या होता है, तो कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन है, और ये कर्व्ड लाइन क्या बताता है, अगर हम लोग ये पॉइंट ए कंसिडर कर लो इसको और इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लो, तो पॉइंट ए से बी तक आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यदि पॉइंट B से A की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होता है और y का वैल्यू इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन्हीं रिलेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है x के, या इसी को बोल सकते हैं x जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है y के, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्स जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 के, या इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक्स वाई हो जाता है प्रोपोर्शनल 1 के, और 1 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए इस टाइप का जो कर्व्ड लाइन होता है इसके लिए इक्वेशन लिखा जाता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या इसी को लिखा जाता है एक्स इज इक्वल्स टू के अपन वाई। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू के अपन वाई और वाई इज इक्वल्स टू के अपन एक्स। यहाँ पर के को बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस प्रकार का जो कर्व्ड लाइन होता है इसी को बोला जाता है हाइपरबोला। इस प्रकार का जो लाइन होता है इसी को क्या बोला जाता है, हाइपरबोला, और इसका इक्वेशंस क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इसी लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें तो, ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसके बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए x का वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है। अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की बात करें, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की बात करें, और पॉइंट C से अगर मैं पॉइंट D की बात करूँ, तो A से B तक जब हम लोग आते हैं तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और C से D पॉइंट तक आते हैं तो y का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होता है या जो कर्व्ड लाइन होता है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस प्रकार का जो लाइन होता है या जो चेंजेस होता है उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसके लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है 1/x + 1/y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, यहाँ पर हम लोग केवल लाइन देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं और उसका इक्वेशंस देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरी है केवल उतना ही डिफाइंड कर रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइन कर्व की। तो साइन कर्व क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी यूज़ होता है, 11th क्लास में भी यूज़ होता है, और जेईई नीट में तो होता ही है ये। तो इस प्रकार का कहीं आपको ग्राफ देखने को मिले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, और इस ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ मिलता है इसी को बोला जाता है साइन वेव या साइन कर्व। क्या बोला जाता है, साइन वेव या साइन कर्व, जहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस कर्व्ड लाइन का, वो है ओरिजिन पॉइंट। और अगर यही जो है इनिशियल पॉइंट जो है अगर यहाँ पर होता वाई एक्सिस में किसी पॉइंट पर, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल ओरिजिन पॉइंट ना होकर वाई एक्सिस में किसी पॉइंट से स्टार्ट होता,
तो यही क्या हो जाता, इन दोनों का अगर कंपेयर करते तो इसमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता। तो इस प्रकार का जो कर्व्ड लाइन होता है इसको बोला जाता है कोसाइन कर्व। क्या बोला जाता है, कोसाइन कर्व। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट नहीं है तो क्या है, तो ये है निगेटिव पाई। अगर हम लोग ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाए तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलता है, अगर राइट साइड में जाए तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। इधर जाएंगे तो 0 मिलेगा, पाई मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। तो इस प्रकार का जो कर्व्ड लाइन मिलता है इसको बोला जाता है कोसाइन कर्व या कोसाइन कॉस थीटा का ग्राफ बोला जाता है। लास्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। तो एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा आप लोग को। और इसके लिए जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू 1/e की पावर में 1/x होता है, जहाँ पर e को बोला जाता है इरेशनल नंबर या फिर कांस्टेंट वैल्यू बोल देते हैं या एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोल देते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2.17 के अप्रॉक्स होता है या 2.7 के आसपास होता है। और अगर यही ग्राफ जो है अगर हम लोग को निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिले तब इसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -1/x लिखा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो ग्राफ है और ग्राफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है सारा चीज़ कंप्लीट होता है। तो आई होप ग्राफ से रिलेटेड जितना भी चीज़ हम लोग आज पढ़े हैं वो सभी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आज इस लेक्चर में जितना पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्राफ क्या होता है ये पता होना चाहिए, ग्राफ किसके बीच में खींचा जाता है ये पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन से वेरिएबल या कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रखा जाता है ये याद होना चाहिए। और जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ये याद होना चाहिए। अब क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, अगर कर्व्ड लाइन है तो वो हाइपरबोला हो सकता है या पैराबोला हो सकता है, तो ये सभी याद होना चाहिए और उसके इक्वेशंस, और आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।